नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लेकर आए हैं इतिहास का लेसन 3 जो कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन है। तो उसका जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि पहला प्रश्न है, हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। मतलब कि जो फ्रांस जो है हिंद चीन में जो है क्यों आए थे, इनका यहाँ पे आने का कारण क्या था। तो उत्तर है, फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। भारत में फ्रांसीसी कमजोर पड़ रहे थे और चीन में उनकी व्यापारिक प्रतिद्वंदिता मुख्य रूप से इंग्लैंड से था। अतः सुरक्षात्मक आधार के रूप से उन्हें हिंद चीन क्षेत्र उचित लगा, जहां खड़े होकर वे दोनों तरफ भारत एवं चीन को कठिन परिस्थितियों में संभाल सकते थे। यानी कि पहला कारण जो यही था कि जो फ्रांस जो है उसको वो पहले भारत में आया, भारत में देखा तो भारत में चीन का शासन था, और चीन में जो है भारत में जो इंग्लैंड का शासन था और चीन में जो इंग्लैंड का शासन था, जिसके तहत जो है फ्रांस जो है यहाँ पे शासन नहीं कर पाया। यहाँ पे जो है भारत में जो फ्रांसीसी क्या होने लगे, कमज़ोर पड़ने लगे, जिसके तहत इन्होंने अपनी सुरक्षा के आधार पर जो हिंद चीन की ओर गए और वहाँ पे अपना सत्ता जो है स्थापित किया, वहाँ पे अपने उपनिवेश बनाया हिंद चीन को। और दूसरा कारण क्या है कि दूसरे औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेश से होती थी एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध था। और यहाँ पे दूसरा कारण क्या था कि यहाँ पे जो है औद्योगिकरण के लिए जो कच्चा माल यहाँ पे मिल जाता था आसानी से, और यहाँ पे बेचने के लिए जो है बाजार भी मौजूद होता था। यहाँ पे जो तीसरा जो कारण है वह है पिछड़े समाजों को सभ्य बनाना विकसित यूरोप राज्यों को स्वघोषित दायित्व था। मतलब कि पीछे समाज वर्ग को जो है सभ्य बनाना जो है फ्रांस का उद्देश्य था। हमें 3 उद्देश्य पढ़े। पहला जो है भारत में जो फ्रांस का शासन कमजोर पड़ने लगा, जिसके तहत वो हिंद चीन क्षेत्र में गया। दूसरा उद्योगकरण के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे कच्चा माल मिलता था। और तीसरा समाजों को सभ्य बनाने के लिए गया। इतना आ गया, आपको क्लियर होगा, समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न जो है माइली गांव की घटना क्या थी और इसका क्या प्रभाव है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तर में है, दक्षिणी वियतनाम में एक गाँव था, काफ़ी दक्षिणी वियतनाम का गाँव था, जहाँ के लोगों को वियतनांग का समर्थक मानकर अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को चारों ओर से घेर लेता है। घेर कर क्या किया, पुरुषों को मार डाला और औरतों और बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिंदा बच गया, जिसने इस घटना को उजागर किया। इस समय माइली गांव प्रकाश में आई। अमेरिकी सेना की आलोचना पूरे विश्व में होने लगी। तब राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्री योजना की घोषणा की। मतलब माइली गांव में क्या होता है कि ये दक्षिणी वियतनाम का गांव था, जहाँ पे जो अमेरिकी सेना ने गांव को पूरी ओर से घेर लेता है। किसका समर्थन मानकर, वियतनांग का समर्थन मांगकर पूरे गांव को घेर लेता है, और जो पुरुष होते हैं वहाँ के उनको जो है मार डालता है, और औरतों बच्चों के साथ सामूहिक बलात्कार करके उन्हें भी मार देता है और पूरे गांव में आग लगा देता है, जिसमें एक बूढ़ा आदमी जो है जीवित बच जाता है, जो इस घटना को उजागर करता है। और जैसे ही ये पूरा माइली गाँव प्रकाश में आई तो अमेरिकी सेना की क्या होने लगी कि पूरे विश्व में आलोचना होने लग गया। और तब राष्ट्रपति निक्सन ने जो है 5 सूत्री योजना की घोषणा की। इतना क्लियर हो गया माइली गांव की घटना। अब आते हैं तीसरा प्रश्न में, जो है राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी, इसका क्या प्रभाव था। तो राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना निम्नलिखित है। जैसे पहला योजना क्या थी, हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर यथास्थान पर है, यानी कि युद्ध बंद कर क्या करें, यथास्थान पर है। और दूसरा जो है योजना थी कि युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक जो इसका देखरेख करें युद्ध विराम का। इस दौरान कोई देश अपने
शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। चौथा योजना थी युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ क्या रहेगी, बंद रहेगी। और पांचवा योजना थी युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन के संघर्ष का अंत होगा, संघर्ष का अंत होगा। ये हमारे जो है राष्ट्रपति निक्सन ने 5 सूत्री योजना को अपनाया था। अब इसका प्रभाव क्या है उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो देखिए, परंतु इस शांति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया और अमेरिका सेना पुनः बमबारी शुरू कर देती है। यानी कि इसको जो है जो ये अमेरिका ने जो प्रस्ताव लाया था इसको अमेरिकी सेना ने इसको नहीं माना, अस्वीकार कर दिया, जिसके तहत सेना ने जो पुनः बमबारी करना शुरू कर दिया। लेकिन अमेरिका अब जान चुका था कि उसे अपनी सेना वापस बुलानी ही पड़ेगी। निक्सन ने पुनः 8 सूत्री योजना रखी, लेकिन वियतनाम ने इसे क्या कर दिया, खारिज कर दिया। तो ये आपका तीसरा प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी शोषण के साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्य की समीक्षा करें। यानी कि फ्रांस ने जो है हिंद चीन पर शोषण किया ही किया और साथ में उसने जो भी सकारात्मक कार्य किए उसकी समीक्षा करें। उत्तर में है फ्रांसीसी ने प्रारंभिक शोषण तो व्यापारी नगरों एवं बंदरगाहों से शुरू किया। मतलब कि सबसे पहले शोषण का जो शुरू किया था कि नगर और बंदरगाहों पर जो है सबसे पहला शोषण शुरू किया था। उसके बाद भीतरी ग्रामीण इलाकों में किसानों के साथ शोषण करना शुरू किया। और उसके बाद जो तोकिन के जीवन का आधार लाल घाटी थी, तो कंबोडिया के मेकान नदी का क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र एवं कोचिन नदी का मेकांग का डेल्टा क्षेत्र, जबकि चीन से सटे राज्यों में खनिज संसाधन जैसे कि कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम आदि मिलते थे। कहाँ पे? तोकिन का कंबोडिया के मेकान नदी और कोचिन चीन के मेकाल डेल्टा तथा चीन के सटे राज्यों में क्या मिलते थे? खनिज संसाधन, कोयला, टीन, जस्ता, क्रोमियम मिलते थे। पहाड़ी इलाकों में रबड़ की खेती होती थी तथा मैदानी क्षेत्रों में धान की खेती। पहाड़ी इलाकों में रबड़ की खेती किया जाता था और मैदानी क्षेत्रों में धान की खेती की जाती थी। पांचवा जो प्रश्न है वो है हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ वो चीज़ बताएंगे। तो हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को समय समय पर विद्रोही का सामना तो प्रारंभिक दिनों से ही झेलना पड़ रहा था। मतलब कि शुरू में ही जो है फ्रांसीसी उपनिवेश के समय समय पर जो है हिंद चीन के क्षेत्र के जो लोग थे वो विद्रोह करते रहते थे। परंतु 20वीं शताब्दी के शुरू में यह और मुखर होने लगा। 20वीं शताब्दी में और ज़्यादा आंदोलन तीव्र हो गया। अब छोटे छोटे मामले में भी लोग असंतोष प्रकट करने लगे थे। उसी परिप्रेक्ष्य में 1903 ईस्वी के फान बोई चाओ ने दुइन तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। 1903 में क्या होता है? फान बोई चाओ ने दुई तान होई नाम के एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करता है, जिसके नेता कुवांग थे। फान बोई चाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखकर हलचल पैदा कर दी हिंदी चीन क्षेत्र में। और 1903 के दशक की विश्वव्यापी मंदी ने भी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान किया। चावल, रबड़ आदि के दाम गिर गए थे। हिंद चीन में बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। इस स्थिति से परेशान किसान भी साम्यवाद को अपना रहे थे और राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ रहा था। दूसरी तरफ फ्रांसीसी सरकार का दमन चक्र काफ़ी तीव्र और क्रूर होता जा रहा था। विद्रोह जनता पर निर्ममता से गोलियां बरसाई जा रही थी। मतलब कि जो लोग आंदोलन कर रहे थे तो उनके ऊपर जो फ्रांसीसी सरकार है वह भी उनको जो है तीव्र गति से क्रूर होता जा रहा था। मतलब कि तीव्र गति से और उसको आंदोलन को जो है दबा रहे थे। इससे भी आगे बढ़कर हवाई जहाज़ों से बमबारी भी की जाती थी। हवाई जहाज़ों से बमबारी भी इनके ऊपर किया जाता था। इस दमन चक्रों में हजारों लोग मारे गए और आंदोलन को दब सा गया, परंतु यह सोए हुए ज्वालामुखी के समान ही था जो अंदर ही अंदर खोलता रहा और भूमिगत आंदोलन की शुरुआत हो गई। यहीं पे आपका जो है दीर्घ उत्तरी का 5वां प्रश्न समाप्त होता है।
आपके जो लेसन 3 के सभी चैप्टर समाप्त हो गए हैं, क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गए हैं। आप जो अगले वीडियो में मिलेंगे भूगोल के पुस्तक के साथ एक नया लेसन, और इसका जो बाकी जो लेसन है उसको अगले बाद में करेंगे। तो कल जो है अगले वीडियो में जो है हम लेसन मानव संसाधन करेंगे भूगोल का। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।